प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बालक जी, आप लोग का जो केमिस्ट्री का सीरीज़ चालू है, इसी में आप लोग थोड़ा पीछे पड़ गए थे। तो डोंट वरी, आपको टेंशन नहीं लेना है। बोला गया था कि लेक्चर आपको जल्दी मिलेंगे और थोड़ा ज़्यादा मिलेंगे। कहने का मतलब हम लोग बहुत कम लेक्चर में नॉन मेटल को हम लोग कवर करेंगे पूरा डिटेल में। ऐसा नहीं कि आपको हम लोग जब चैप्टर आपको मैं जल्दी डिलीवर कर रहा हूँ तो आपका कंसेप्ट अधूरा छोड़ दीजिए, कंसेप्ट कमज़ोर किया जाए, ऐसा नहीं। आपका कंसेप्ट बहुत बेहतर होगा, पूरा कंप्लीट होगा। सिर्फ आपके काम क्या बनेंगे, लेक्चर ध्यान से देखना है, सुन लेना है और समझ लेना है और नोट्स प्यारा सा बना लेना है अपने अच्छे शब्दों में। ये मैं नोट्स लाया हूँ तो बच्चा जी मेरे लिखा हुआ नहीं है, मैं दीदी लोग से लिखवाया हूँ। तो थोड़ा राइटिंग जैसा भी है पढ़ के हम बता देंगे, आपको पढ़ पाएंगे आप अपने अक्षर में इसको सही से कर लीजिएगा। आपके लिए रिवीजन बैच के लिए नोट्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं। जब आपका क्रेश कोर्स, कैप्सूल कोर्स जो सब लोग बोलते हैं, मैं उसको रिवीजन बैच नाम से लेके आऊँगा। लेक्चर 1 शॉट 2 या 2 जो भी होगा, कोशिश किया जाएगा पूरे चैप्टर को कवर करने का। टॉपिक, उसके क्वेश्चन आंसर बोर्ड में क्या पूछे जाएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न पर डिस्कस किया जाएगा। ये मेरा टारगेट होगा। तो पिछले लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से इसके बाद थोड़ा रिवाइज कर लें। मेटल नॉन मेटल का हमने क्या पढ़ा था, फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके भौतिक गुण को पढ़ा था। भौतिक गुण क्या है आपको अब सुन के याद आ जाना चाहिए। तो बच्चे जी, आपको जो धातु के भौतिक गुण पढ़ाए गए थे तो उसमें मैंने देखा था एक स्लाइड में थोड़ा सा लेक्चर के कुछ पार्ट आपको रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। मैं पढ़ाया था पूरा सा, रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो एक बार जल्दी से आप मिला लेंगे। तन्यता आपने पढ़ लिया था बिल्कुल, इसमें टेंसाइल फोर्स लगता है, कठोरता आपने पढ़ लिया था। ये शायद उसमें से लाइन कट गया था, कोई बात नहीं। इसको आप कहीं रफ पेज में लिखना चाहें तो लिख लीजिए या पढ़ लीजिए, बहुत ईजी था। आपने जाना कि धातु प्रायः कठोर होती हैं, लेकिन सामान्यतः कठोर होती हैं, हमेशा नहीं, क्योंकि बहुत सारा धातु मुलायम भी होता है, द्रव भी होता है। सोनोडस आपने पढ़ लिया था, ये हो गया था। इसका मैंने आपको साउंड भी सुना दिया था सोनोडस का। और आपको चमक पढ़ा दी गई थी, चमक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपका इसका हीट वाला टॉपिक पढ़ा दिया था। चले, तो आपने क्या पढ़ लिया, धातु के भौतिक गुण पढ़े थे, बहुत फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल मतलब जो बाहर से देखने को मिलता है। तो धातु क्या होते हैं, आघातवर्ध होते हैं, तन्य होते हैं, उनमें चमक पाई जाती है, कठोर होते हैं और ऊष्मा विद्युत का सुचालक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ऊष्मा का तो उनके पास क्या होता है बच्चे जी, उनका अंदर जो एटॉमिक हैं जो वाइब्रेशन करते हैं, हीट ट्रांसफर हो रहा था, उसको मतलब फोनोटिक हीट ट्रांसफर होता है जिसको मतलब बोलते हैं। क्यों कि उसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है ही है, लेकिन साथ में बच्चे जी जो उसमें एक और क्या था, ये नॉन मेटल के बारे में था। कहाँ तक पढ़े थे आपने, मैं थोड़ी बहुत मिला लेते हैं। ये MCQ करा दिया गया है। चलो आज बच्चे जी हम लोग शुरू होगा चैप्टर। देखिए पहले मैं आपको क्या करता हूँ, और बच्चे जी आपके लिए एक बात और बता दें, आपको मैथ के भी लेक्चर अपलोड हो गए हैं, जरूर से देख लीजिएगा उनको। आपका अरिथमेटिक्स ख़त्म करने जा रहे हैं हम लोग, और जनरली सारे लेक्चर वो हो जाएंगे, बिल्कुल परेशान ना होइए, उसके लिए बहुत लगे हैं। जिनसे आपको एग्जाम से पहले बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। क्लियर है, चलो जैसे अब हम बात करते हैं बच्चे, इसको आप कल आपको चैप्टर 1 में थोड़ा इसके झलक में दे दिया था, वहाँ आप डायरेक्ट रटे थे इसको, क्या याद किए थे। देखो जब आपको कम पढ़ाना होता अगर, तो हम छोटे से काम करेंगे। हाँ, आपसे बोला हूँ कि आप NCERT रीड करके आइएगा बार बार, क्योंकि अब चैप्टर देखिए केमिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा आपको अपने तरफ से भी एफर्ट लगाना पड़ेगा अब, क्योंकि चैप्टर जैसे हम आगे जाएंगे, थोड़ा सा चैप्टर में नए नए टॉपिक आएंगे, नए नए कंसेप्ट आएगा, तो बिल्कुल आपको उससे डर न लगे। देखिए ये बाकी लोग क्या करेंगे, आपको आज हमको ये पढ़ाने वाला हूँ सक्रियता श्रेणी, आपको हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाने वाले हैं। अगर मेरा मन होता तो मैं डायरेक्ट इसको लिखवा के आपको याद करा के मैं यहाँ से आगे निकल जाता, लेकिन नहीं। तो आपको पता होगा कि हम लोग जो कंटेंट बनाते हैं बहुत अच्छे टीचर कंटेंट है। तो ये उन्होंने बताया, ये आया कहाँ से, क्यों पोटेशियम है सोडियम से ज़्यादा रिएक्शन करता है, क्यों कैल्शियम के ये स्थान है, सबका रिएक्टिविटी अलग अलग क्यों है। तो मैं कोशिश करूँगा इसका बहुत सारे आपको GF दिखा दिया जाए, PDF में इसको दिखा पाऊँ आपको। तो ये तो बिल्कुल आपको तो मैं याद करा दिया था, कान्हा कार्मांगल टोजन फेराडी, ये तो याद कराया था आपको, लेकिन आपको आज याद नहीं कराना है। इनका सूची तैयार कैसे किया गया, आज हम लोग इस पर बात करेंगे। आज बात इस पर होगा कि ये सूची आया कहाँ से। तो बच्चे शायद आपको यहाँ तक पढ़ा दिया गया था। इस क्वेश्चन में तो डिस्कशन कर लेते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया गया था एक, ये तो आपने पढ़ लिया था, हाँ बिल्कुल, ये उपधातु होते हैं। चलो हम बस बात करते हैं बच्चे जी, एल्युमिनियम का उपयोग हम लोग खाना बनाने वाले बर्तन में क्यों करते हैं। जैसे आपने देखा तावा देखा होगा, आपने कुकर देखा होगा, ये एल्युमिनियम के होते हैं। क्यों, क्या कारण है। ऑप्शन है गुड ऊष्मा का अच्छा सुचालक होते हैं, या डक्टिलिटी उसको तन्य बना सकता है, या उसमें विद्युत आसानी से प्रवाहित होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका आंसर बच्चा जी A और D होगा। क्यों,
क्योंकि देखिए एक तो भाई गुड कंडक्टर ही है, मतलब उसमें तो भाई थर्मल उसमें उष्मा तो जाती है, उष्मा का उसमें जाता है, अगर यहाँ गर्म करेंगे तो उष्मा यहाँ तक आएगी, जरूरी है, हीट तो उसमें चाहिए, साथ में मेल्टिंग पॉइंट भी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम गर्म करने गए बर्तन ही पिघल गया तो फिर उसमें खाना कहाँ से बनेगा, है कि नहीं। ओके चलो अब बात करते हैं कि अपना ये जो अभिक्रियाशील श्रेणी हमने बनाया था कान्हा, कारमांगी, अल्टोजन, फेरारी, ये बने कहाँ से। बच्चे ये आपको रटना हो तो बिल्कुल आपको ट्रिक बता दिया गया था, बहुत आसान ट्रिक है। कान्हा कार मांगे अल्टो जैन फेरारी प्रभु हाय क्यों हजूर आज आओ। ये जगह नहीं मैं लिखता हूँ हजूर आज आओ, हो गया। खाना कार मांगे अल्टोजन फेरारी। जब कोई बच्चा इतना कुछ मांगेगा तो जरूर उस प्रभु के याद तो आएगा ही। का से याद देखिए पोटेशियम, एन से सोडियम, सी से कैल्शियम, मांगे से Mg, अल्टो से Al, जैन से Zn, फेरारी से Fe आयरन, प्रभु से Pb लेड, हाय से हाइड्रोजन, क्यों से कॉपर, हजूर Hg मरकरी, आज Ag, आओ गोल्ड, है कि नहीं। ये रिएक्शन, लेकिन आपको तो मज़ा आएगा सर, आज फील आएगा बहुत। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लास्ट जरूर बनेगा। हाँ राइटिंग जैसा है बहुत अच्छा है, राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं है आपको, बिल्कुल मैं देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल पढ़ पा रहे हैं इसको। कहीं जहाँ जहाँ समस्या है उसको मैं रीड कर लूँगा, आप लोग लिख लीजिएगा। आपका राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि पेपर आपको देना है, ठीक है। चलो तो भाई हमने ये रिएक्टिविटी क्यों बनाई, क्या ज़रूरत है इसकी। तो देखिए पहले क्या होगा, इसमें जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर देगा, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी मेटल है, जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देगा अपने से, जितना जल्दी छोड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। कहने का मतलब हुआ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जो इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा वो मेटल है, और जितना जल्दी करेगा उतना अच्छा मेटल है, उतना रिएक्टिविटी मेटल है, उतना अभिक्रियाशील मेटल है। मोर रिएक्टिविटी उसकी अभिक्रियाशील ज़्यादा है। क्लियर हुआ, क्लियर हो बातें। हाँ सर, लेकिन जो ज़्यादा आसानी से, मान ली कि मैंने त्याग किया तो कोई उसको ग्रहण कर लेगा, तो जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो उतना ज़्यादा अभिक्रियाशील अधातु है, नॉन मेटल है। हो गया क्लियर, दोनों पॉइंट क्लियर है। चलो आपने समझा दोनों पॉइंट, ठीक है सर। मैं पूरा ख्याल रखता हूँ कि कुछ आज पेज कट ना जाए, हर दिन कुछ ना कुछ पेज कर देता है बच्चों का, बच्चे नाराज होते हैं, होना भी चाहिए। चलो अब बात करते हैं। तो एक पॉइंट है अपने लिए पहला कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। पहले क्या किया गया, पहले ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया गया, देखा गया कि भाई चलो इतने सारे मेटल हैं, कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है। आपको तो रटाना होता तो हम रटवा देते कि भाई सबसे ज़्यादा क्या है, पोटेशियम है। आज इसका प्रूफ मिलेगा आपको कि पोटेशियम है तो क्यों है। चलिए तो पहले देखा गया कि चलो सिर्फ वायु में, ऑक्सीजन में देखा गया तो, और कमरे के तापमान पर, रूम टेम्परेचर, घर में जैसे अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ मेरा रूम टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर क्या उतना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। बच्चे को पता है कि कमरे का तापमान कितना लिया जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। उसमें अभिक्रिया कराया गया किससे, मेटल से और विथ ऑक्सीजन से। देखिए अभिक्रिया कराई गई धातु की साथ में ऑक्सीजन से, तो क्या बना, मेटल। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, याद रहेगा। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। हिंदी पढ़ दिया बच्चा जी, कोई दिक्कत। मेटल यानी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड। सर आपने मेटल ऑक्साइड लिखा है, कोई बात नहीं, तो मेरे प्यारे बच्चे अब थोड़े इंग्लिश पढ़ेंगे ना। मेटल ऑक्साइड क्या पढ़ना है इसको, मेटल ऑक्साइड। हिंदी लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा धातु, इसके नीचे ऑक्सीजन, यहाँ लिख दीजिएगा धातु ऑक्साइड। लिख दें क्या, चलो धातु अभिक्रिया करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो रिएक्शन का साइन आएगा और ये बना देंगे धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे सर जी, जैसे हमने लिया एक धातु मैग्नीशियम, क्या लिया बच्चा जी, मैग्नीशियम लिया, रिएक्शन कराया किससे, ऑक्सीजन से, तो क्या बना, धातु ऑक्साइड बनेगा। तो बच्चा जानता है कि Mg ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो धातु ऑक्साइड बना दिया कि नहीं बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है, क्या तुम बच्चे पढ़ पाते हो लिखे हुआ, हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। और ये जो ऑक्साइड बनेगा कैसा होगा, ये उजला रंग का ऑक्साइड होगा, कैसा होगा,
उजला रंग की धातु ऑक्साइड बनेंगे। कैसे बनेंगे? वाइट ऑक्साइड होंगे मेटल के। क्लियर है बच्चा जी का पॉइंट्स? मज़ा आ रहा है? हाँ सर मज़ा आ रहा है। बच्चा जी अम्ल क्षार लवण में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर? क्वेश्चन में रिवीजन कर लिए हो? हाँ सर कर लिए। पेपर हो रहा है, इसका प्रेशर है? नहीं सर बिल्कुल नहीं है, करना भी नहीं है। क्वेश्चन पहले आउट हो जा रहा है, परीक्षा बाद में हो रहा है। किसी स्कूल में सुबह में हो रहा है, किसी में बाद में हो रहा है। तो ये बच्चों के साथ मजाक हो रहा है। आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है अपने जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है। बोर्ड में ऐसा नहीं होगा, बोर्ड में परफेक्ट परीक्षा होती है, उसके लिए तैयारी करें। आपका तैयारी बिल्कुल करा दी जाएगा, आप चैनल के साथ बने रहिएगा। मानता हूँ कि अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं आपको फेस टू फेस आपके नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। अपने पास कंटेंट है लेकिन हम लोग के पास व्यवस्था उतनी नहीं है। गरीब है तो गरीब जैसे बस, लेकिन कंटेंट बच्चे ये हाई क्वालिटी का है। राइटिंग में आपको मिल जाएगा अच्छा। रिवीजन में इसके लिए हम नोट्स तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल आपको अच्छे अक्षर मिल जाएंगे, तो परेशान ना होइए। चलो, और जो ये धातु का ऑक्साइड बनता है उजला ऑक्साइड, कुछ धातु हैं जो अपना लेयर बना लेते हैं, प्रोटेक्टिव सुरक्षा कवच। क्या बनाते हैं? प्रोटेक्टिव मतलब होता है सुरक्षा लेयर, सुरक्षा का परत बना लेते हैं। कैसे धातु होंगे? जैसे आपने कॉपर देखा होगा, तांबा आपको घर में देखिए, उस पर ग्रीन उस पर हरे हरे रंग की परत आती है, वो क्या है? सुरक्षा कवच है। जैसे क्या है? Hg यानी मरकरी, जिंक, Pb, ये सब क्या है बच्चे जी? में Mg होना चाहिए पर मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक में कॉपर, मैग्नीशियम। एक सेकंड इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। इसको आप कर लेंगे बच्चे जी Mg, मैग्नीशियम। क्या कर लेंगे? मैग्नीशियम। तो कॉपर हो गया, Mg से मैग्नीशियम, इसको यहाँ लिख दूँ क्या? क्लियर है? चलो अब देखो बच्चे, आप एक प्रश्न हमसे करोगे, सर नोट्स अच्छे से बना के ला दीजिए दोबारा, तो इस समय खर्चा हो जाएगा। इसको हम दोबारा बनवा सकते हैं, लेकिन आपका टाइम लेट होगा, आपका सिलेबस पीछे हो जाएगा। सेम यही कंटेंट लेना, कंटेंट में कोई दोष नहीं है, यही कंटेंट आएगा। तो बिल्कुल परेशान ना होइए, ठीक है? बहुत गले में खराश, सर्दी से परेशान है, लेकिन सब भूल जाता हूँ कि बच्चों का सबसे बड़ा कि आपका एग्ज़ाम पास में आ रहा है। बहुत चिंता है मुझे, बहुत चिंता है आपके लिए। देखना, ये चिंता माँ सरस्वती की कृपा बहुत रहती है हम पे। बच्चे जो पढ़ते हैं हमसे तो उनका रिजल्ट अच्छा आता है, क्योंकि हम ईमानदारी से काम करते हैं। बच्चे भी ईमानदारी से पढ़ते हो, आपका भी मेहनत कम नहीं है। आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं, रिवीजन करना, आपको याद करना है, उस चीज़ को समझना है, तो आपके भी परिश्रम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लगे रहिए बेटा जी, बिल्कुल हम लोग एग्ज़ाम से पहले अच्छे स्कोर के पास पहुँच जाएंगे। ठीक है, चलो। तो कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक और लेड, ये क्या है बच्चा जी? ये अपना खुद का एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? सुरक्षा कवच बना लेते हैं ये। चलो, नोट हो गया? चलो, अब जैसे आपने देखा था कि हम चैप्टर 1 बात की थी, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि मैग्नीशियम फीते को जलाने से पहले उसको रेगमा से या सिरिश सैंड पेपर से उसको साफ क्यों किया जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम को ऐसे छोड़ देने पर खुले दिन में तो वायु में क्या होती है, कुछ नमी होती है, नमी से रिएक्शन करके उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक सुरक्षा कवच बन जाती है, जिससे मैग्नीशियम के फीता को आप नहीं जला पाओगे। सर मैग्नीशियम धातु है, जल जाएगा? बिल्कुल जलता है बच्चा जी, लेकिन आप उसको नहीं जला पाओगे। कब? जब उस पर लेयर बन जाती है तो उसको साफ़ करना पड़ता है। लेयर साफ़ कर देंगे, फिर माचिस मारेंगे या उसको थोड़ा, लेकिन माचिस से नहीं, थोड़ा देर तक हीट करना पड़ता है ज़्यादा। ठीक है, तो जैसे क्या हो, मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बना लिया। तो इसको जलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग हीट। क्या करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग हीट, अत्यधिक गर्म करना पड़ेगा। इसकी हिंदी क्या हो जाएगा? अत्यधिक गर्म करना पड़ेगा, तो जाके क्या होगा बच्चा जी? मैग्नीशियम ऑक्साइड में आग लगेगी और लाइट जलेगा। कैसे जलेगा? उसमें से उष्मा तो निकलेगा ही निकलेगा, प्लस लाइट निकलेगा सफ़ेद कलर का। कैसा? सफ़ेद कलर का। तो मैग्नीशियम आपको पहले ही बता दिया हूँ, जो भी परत बनेंगे इसमें क्या बनेंगे वो लोग? सफ़ेद बनेंगे। कैसा बनेंगे? उजला, वाइट कलर का ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ भी मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है बच्चे जी? सफ़ेद रंग का परत, मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत मिलता है। अब अगला टॉपिक आपका शुरू होता है कि ऑल मेटल्स, जितने मेटल हैं, ओनली बेसिक इन नेचर। क्या आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऑल मेटल ऑक्साइड, जितने धातु ऑक्साइड हैं, ऑल मेटल ऑक्साइड, जितने धातु ऑक्साइड हैं, मैं इसका हिंदी कर रहा हूँ, आप जल्दी ध्यान दीजिएगा। ऑल मेटल ऑक्साइड, जितने धातु ऑक्साइड, सभी धातु ऑक्साइड आर ओनली बेसिक इन नेचर। क्या सिर्फ वो लोग क्षारीय नेचर के होते हैं? क्या वो सिर्फ उनकी क्षारीय प्रकृति में होते हैं? जो उनका मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं, क्या वो सिर्फ क्षारीय नेचर में होते हैं? तो इसका आंसर होगा कि सभी धातु के ऑक्साइड नेचर में केवल क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं बच्चे जी? बेसिक होते हैं। क्वेश्चन को हिंदी में लिख दिया गया है कि सभी धातु ऑक्साइड नेचर में, प्रकृति में केवल क्षारीय होते हैं। क्या? सोचिए जल्दी से, तो इसका आंसर सोचिए। क्या मेटल के ऑक्साइड होते हैं, जो क्या धातु के ऑक्साइड होते हैं, क्या वो लोग नेचर में केवल क्षारीय होते हैं? क्या?
तो आंसर होगा नहीं सर, नो नो नो। क्या सर? ये दोनों हो सकते हैं, क्षारीय भी हो सकते हैं, अम्लीय भी हो सकते हैं, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है, एम्फोटेरिक का मतलब होता है, एम्फोटेरिक का मतलब होता है एम्फोटेरिक। इसका हिंदी होता है उभयधर्मी। उभयधर्मी मतलब दोनों, या तो एसिडिक भी हो सकते हैं या तो बेसिक हो सकते हैं। यानी धातु के ऑक्साइड फर्दर या तो अम्लीय भी हो सकते हैं या तो क्षारीय भी हो सकते हैं। याद रहेगा? याद रहेगा बच्चे जी कंसेप्ट? हाँ सर। धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय या क्षारीय दोनों प्रकृति के हो सकते हैं, जिससे हम लोग एक वर्ड मिलते हैं एम्फोटेरिक होते हैं। यानी एम्फोटेरिक बोलते तो उभयधर्मी होते हैं, या तो क्षारीय या तो अम्लीय, दोनों में से कोई हो सकते हैं। नोट हो गया? चलो, अब आपसे उभयधर्मी का मतलब क्या होता है, जो दोनों दिखा है। जैसे कि कुछ एम्फोटेरिक के नाम, कुछ एम्फोटेरिक के नाम दे रहे हैं आपको हम, जैसे कि टीन। तो इसको याद करने का क्या होता है, इसको याद कैसे रखेंगे आप, ऐसे याद रखिएगा, सब पिज, सब पिज, SABPZ, सब पिज, सब पिजेड, सब पिजेड, सब पिजेड, ऐसे याद रखें तो जल्दी याद हो जाएगा। S फॉर टिन, L फॉर एल्युमिनियम, B फॉर बेरियम बेरिलियम, P फॉर लेड, Z फॉर जिंक, सब पिजेड, सब पिजेड। ठीक है? उभयधर्मी के कितने उभयधर्मी होते हैं, इनके नाम पैसे याद रख सकते हैं, सब पिजेड की एक ट्रिक है इससे। इससे या तो आप ऐसे याद रखें, जैसे आपकी इच्छा है, आपको तो याद रखना पड़ेगा कि एम्फोटेरिक जो होते हैं, उभयधर्मी जो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, टिन होता है, एल्युमिनियम होता है, बेरिलियम होता है, लेड होता है और जिंक होता है। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो आपको कहेंगे अम्लीय क्षारीय दोनों हो सकते हैं। ठीक है? जिससे हम लोग एम्फोटेरिक बोलते हैं। कोई समस्या? कोई समस्या बच्चा जी लोग को? कोई दिक्कत? नो सर, नो सर, नो सर। चले, अब देखें, आपने एक रिएक्शन पढ़ के आ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले कि अम्ल क्षार, अम्ल और क्षार अब अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो आपने पढ़ा था कि लवण और जल बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और जल बनाते हैं। बिल्कुल, जैसे कुछ अम्ल का नाम लिया गया Al2O3, क्षार क्या आपको बस NaOH, इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाएंगे, NaLO2, ये एकस फॉर्म बनाएंगे और जल बनाएंगे। तो धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड यहाँ पर कौन था, धातु का ऑक्साइड कौन है, ये Al2O3 और सोडियम, ये क्या क्या बनाया है, ये लवण बनाया जिसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनियम, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इनका नाम चेंज करना पड़ेगा, सोडियम एल्यूमिनिएट बोलते हैं, एल्यूमिनिएट, इसको इंग्लिश में लिख दूँ क्या बच्चे जी, हिंदी में सुनिए, सोडियम एल्यूमिनिएट, एल्यूमिनेट, इसको काट देता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, एल्यूमिनेट। ठीक है? धातु ऑक्साइड क्या थे बता जी, धातु ऑक्साइड थे यहाँ पर, ये क्षार है, धातु ऑक्साइड ये है क्या, धातु ऑक्साइड है, ये क्षार है, क्षार है, मिल क्या बनाती है, सोडियम एल्यूमिनेट बनाते हैं। ओके, कोई दिक्कत? नो सर। यानी धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड यहाँ पर क्या है, अम्लीय के रूप में है, या तो क्या है, अम्लीय रूप में है, और क्षार तो ही है। नोट, मेटल के हाइड्रोक्साइड भी क्षारीय अम्लीय या क्षारीय दोनों हो सकते हैं। धातु के हाइड्रोक्साइड भी होगा तो वो भी क्षारीय अम्लीय या दोनों है, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक होते हैं, दोनों होते हैं, अम्लीय क्षारीय दोनों हो सकते हैं। किसके, धातु के हाइड्रोक्साइड भी, धातु के ऑक्साइड तो क्लियर है कि दोनों होते हैं, उसके हाइड्रोक्साइड भी होगा। याद रखेंगे, याद रखेंगे बच्चे जी? हाँ सर, बिल्कुल याद रखेंगे। चलो, अब हम बात करेंगे यहाँ पर बच्चे जी आप लोग से, या आप लोग की बात होगी सर जो सूची आज पढ़ने वाले हम लोग, ये क्यों जरूरी था, सक्रियता श्रेणी सूची बनानी जरूरी क्यों थी। तो देखें बच्चा जी, इसको हम थोड़ा पहले लिखेंगे, बाद में पहले समझ लेते हैं, एक बार रीडिंग लगा लेते हैं। देखिए, सक्रियता श्रेणी में वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशील को अवरोही क्रम में रखा गया। कैसे रखा गया बच्चे, अवरोही क्रम में रखा गया। मैं आपको बुक दिखा दूँ, एक बार शुरू में आपको दिखाया था, अवरोही क्रम में। देखो, एक होता है बढ़ते क्रम में, एक घटते क्रम में। यहाँ देख रहे हैं अवरोही क्रम, ये घटते जाए, सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे घटती घटते घटते नीचे का पूरा घट गया। तो ये आरोही मतलब बढ़ते, अवरोही मतलब घटते, घटते क्रम में सजाया गया था। इसको हम बोलते हैं सक्रियता श्रेणी, यानी रिएक्टिविटी श्रेणी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी श्रेणी। यहाँ लिखा गया है इंग्लिश में रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, क्लियर है? आपको इंग्लिश भी साथ में लिखवाते हैं ताकि क्लास जब 11-12 में जाओ तो आपको दिक्कत ना हो।
तो सक्रिय रासायनिक औषधि इसमें धातुओं को क्रियाशील धातु की क्रियाशील को अवरोही क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सजा दिया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। और किसके आधार पर? विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट के प्रयोग के बाद निम्नलिखित श्रेणी को विकसित किया गया, जिसे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, जिसे हम लोग सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ये कैसे बनाया गया? कौन धातु किसको डिस्प्लेस कर रहा है, कौन किसको ज़्यादा अभिक्रिया है, अपने से कम को अभिक्रियाशील को डिस्प्लेसमेंट कर देगा, इसी के आधार पर बनाया गया, इस सीरीज को तैयार किया गया है। आइए आपको फील दिलाइएगा। कम पढ़ाना होता है तो आपको ये तो मैं लिखवाइए दिया हूँ, श्रेणी कहते हैं, ये बस आपको नोट करवा के मैं आगे निकल जाता। लेकिन नहीं, हम लोग जिस बोलने की वजह से हम लोग बहुत इंडिया का बेस्ट कंटेंट पढ़ते हैं, शुरू से बोलते आ रहा हूँ, तो मैं ये खुद ये भी बोलता हूँ कि मेरा नहीं है। हम लोग सर से पढ़ते हैं, सीखते हैं, फिर आपके सामने ये पेश किया जाता है। अभी अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हैं, अभी किसी को पढ़ाएंगे तो बेहतर पढ़ेंगे। चलो थोड़ा ये देखिए भाई, थोड़ा सा वीडियो देखिए बच्चे, लिखना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा। इसमें थोड़ा मैं चाहता हूँ कि क्या हाँ से आप कंफर्टेबल है, लिख पाएंगे? हाँ लिख पाएंगे। चले पहले इसका मैं ये दिखा दे रहा हूँ। देखो हम लोग इसको बात करने वाले हैं, इस रिएक्टिविटी की। देखिए ये रिएक्टिविटी कैसे बनाई गई थी। मेटल था, ये था, प्रोडक्ट है। रूम के तापमान पर, पहले इनको रूम के तापमान पर क्या किया गया बच्चा जी? 25 डिग्री टेम्परेचर पर क्या किया गया? रूम तापमान पर या लो हीटिंग पर, बहुत कम ऊष्मा पर इस सारे मेटल को रख देखा गया। तो इसमें देखा गया कि सोडियम और पोटेशियम ये दोनों मोर रिएक्टिव निकले, ये तुरंत उसमें से रिएक्शन कर लिए और कमरे के तापमान पर भी। बाकी ये सब ये लोग नो रिएक्शन, ये लोग कोई रिएक्शन नहीं दिखाए। तो ये मालूम चल गया हम लोगों के बच्चे, दो एलिमेंट जो हैं पोटेशियम और सोडियम, ये मोर रिएक्टिविटी हैं, ये अधिक अभिक्रियाशील हैं। क्या ये दोनों अधिक अभिक्रियाशील हैं। तो इससे ये मालूम चला कि 25 डिग्री, यही जो दिखाया हूँ, सोडियम पोटेशियम ये दोनों कमरे के तापमान पर तीव्र अभिक्रिया करें, ज्वाला विस्फोट हो गया। क्या हो गया बच्चे जी? विस्फोट हो गया उतना ही पे, कमरे के तापमान पर 25 डिग्री सेल्सियस पर। और बाकी जो नीचे वाले थे, अब इनको पहचानना था। तो अब क्या किया गया बच्चे जी? अब सोडियम पोटेशियम तो मिल गया हमको, लेकिन मालूम चला अब इसको स्ट्रॉन्ग हीट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में बहुत गर्म किया गया। तब क्या देखने को मिला? तब मिला कि ये तो मेरे थे दोनों, ये दोनों तो भाई मोस्ट विगरस हाईली रिएक्ट, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील मिले कौन? पोटेशियम। फिर क्या मिला? सोडियम। सबसे पहले कौन मिला? पोटेशियम और सोडियम। इसकी भी हम आपको जांच दिखाएंगे कि हमने पहले पोटेशियम का स्थान क्यों दे रहे हैं और सोडियम का स्थान दूसरा क्यों मिल रहा है। हल्का सा अंतर है, दोनों है खतरनाक, दोनों खतरनाक है, दोनों को केरोसिन तेल में डुबा कर रखना पड़ता है, इतने खतरनाक है। ऑक्सीजन से, हवा से भी क्रिया करके बच्चा जी ये लोग आग लग जाता है उसमें। सोचिए, दोनों को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। लेकिन आपको दिखाएंगे, चलिए कुछ बात प्रोडक्ट लिखा गया है, जैसे कि कमरे के तापमान पर सोडियम और ऑक्सीजन सभी के क्या बने थे? K2O यानी पोटेशियम ऑक्साइड। ये क्या बना है? सोडियम ऑक्साइड। आपको पता है कि धातु ऑक्साइड ही बनाते हैं। और ये पोटेशियम ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? पीला होता है। याद, ये बच्चे कलर आप याद करना है आपको, आपसे एग्जाम में पूछा है तो अब बहुत सारा आप दिखाइए कैसा कलर है। तो बच्चे ये अपने पास उतना बजट नहीं है कि आपको ये सब लाइव में दिखाया जाए, प्रयोग में ला के दिखाया जाए। बहुत हम लोग गरीब हैं, कम फीस में पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल कुछ बातें हम लोग समझ सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं आपको कुछ इसका PDF दिखा सकता हूँ। देखिए बच्चे, ये रहा पोटेशियम ऑक्साइड का कलर, ठीक है। पेल येलोइश बोले तो पेल येलोइश मतलब बच्चे ये होता है हल्का पीला। कैसा होता है? हल्का पीला। समझ लेंगे आप, समझ लेंगे, कोई समस्या? नो सर, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर बालक है। ये लो होता है ये। चलो, और आपने क्या भरा? कमरे के तापमान पर ये रिएक्शन मिला। हम आपको दिखाएंगे बच्चे, अगर मेरे पास GF मिल जाता है तो मैं आपको दिखा दूंगा कि कितना अंतर था दोनों में। ऑफलाइन तो बच्चों की क्लास चलेगा, हम लोग लेक्चर चलाएंगे PW से, तो वहाँ तो बच्चे देख ही लेंगे। वहाँ पर उनको रिएक्शन सर ने दिखाया है करके, हाथ से करके दिखाया है कि पोटेशियम तुरंत आग फेंक दिया, पूरा आग लग गया। सोडियम सिर्फ मतलब थोड़ा धुआं उठ गया, ऐसा आया, आग नहीं लगा। ठंडा पानी में, कमरे के तापमान पर ठंडे पानी में। चलो ठीक है। अब देखो बाकी ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करने पर, जोरदार गर्म करने पर ये लोग रिएक्शन दिखाए, ठीक है। और उतना ही तापमान पर जोरदार गर्म करने पर ही जिंक, कौन कौन से बच्चे जी? जिंक और आयरन। कौन कौन? जिंक और आयरन, नहीं सिर्फ जिंक, ये तो हो गया मेरा Zn, आयरन नहीं,
लेड नहीं, ये लोग नहीं, ये कुछ नहीं दिखाए। सिर्फ मेरा क्या किया बच्चा जी, जिंक, ये तो आग लग गया, इसमें पूरा विस्फोट हुआ। इसमें एक नॉर्मल रिएक्शन हुआ, थोड़ा सा उसमें निकला, गर्म हुआ, और ये वाइट प्रोडक्ट ये बना, वाइट फिल्म। इसका कलर इस तरह से लिख लेना है, आपको याद रखना है। चले, लेकिन जिंक भी बच्चा जी मध्य अभिक्रिया दिखाया, मध्यम दिखाया। ये जिंक है अपना, जिंक क्या दिखाया, मध्यम रिएक्शन दिखाया। जोरदार गर्म करने पर बहुत हीट किया गया तो मध्यम, यानी मॉडरेट बोले तो बच्चा जी मध्यम, कम समझे, कम अभिक्रिया दिखाया। और ये लोग, ये तो छोड़ दीजिए, ये तो कुछ नहीं कर पाए, इन्होंने कुछ नहीं दिखाया। और ये लोग जो थे दोनों कम अभिक्रिया, ये बहुत कम अभिक्रिया दिखाए। आपको इस स्लाइड तैयार करना है, ऐसे ही नोट्स तैयार करना है। इसको अभी देखिए, सबको वेरीफाई किया जाएगा, सब करेक्शन किया जाएगा, आपको दिखाया भी जाएगा, चिंता नहीं करना है। चले, धातु की अब देखें, अब इससे खाली इतना मालूम चल गया हम लोगों को कि भाई कमरे के तापमान पर ये रिएक्शन करते थे बहुत जोर से। अब दोनों में कौन तेज है नहीं पता चला। सोडियम जित रहा है कि पोटेशियम जित रहा है, कि पोटेशियम सोडियम, ये पता ही नहीं चल रहा है। इतना पता है कि दोनों के दोनों खतरनाक अभिक्रिया किए, और गर्म किया गया तो ये तीनों रिएक्शन दिखाए। अभी नहीं पता चल रहा था कि ये आगे है कि कौन, ये रिएक्शन हमको पता नहीं था। ये वैज्ञानिकों को सूची पता नहीं थी, वैज्ञानिकों ने इसको तैयार किए, बहुत समय लगा बच्चा जी। आज हम लोग एक झटके में याद कर लेते हैं कानाकार मैंगल्टोजन फरारी, लेकिन इतना आसान नहीं था इस जर्नी, इससे वैज्ञानिकों को बहुत समय लगा है। चले, ये मिल गया हम लोग सूची कि ये अभिक्रिया ज़्यादा किया, ये कम की, ये भी किए, ज़्यादा गर्म करना पड़ी, ये मॉडरेट किए। लेकिन अब सूची में कौन जीतेगा, तो उसके लिए दूसरा तरीका अपनाया गया। ये तो ठंडा हवा में किया गया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब किया गया जल के साथ अभिक्रिया। अब जल लिया गया, ठंडा जल लिया गया, और जब जल में सोडियम और पोटेशियम की अभिक्रिया करेगा, दोनों को डाला गया उसी जल में। एक बार मान लीजिए जल की जो मात्रा था गिलास में, एक बार डाला गया सोडियम को। ये कहानी सुनिए, ये कहानी बजे थोड़ा सुनिए, अगर मेरे पास वीडियो है तो मैं दिखा दूंगा, ऐसे नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको कि GIF मिल जाता है गूगल पर तो मैं दिखाता हूँ। लेकिन सोचिए कहानी को मैं कैसे बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके पास ये था गिलास, एक कप रहा, इसमें आपने ठंडा पानी लिया, एक बार डाला आपने सोडियम का टुकड़ा, और एक बार डाला आपने पोटेशियम का टुकड़ा, कि और ये सोडियम। जब आपने सोडियम को डाला था तो इसमें कुछ आवाज़ आया, तो हल्के हल्के धुआं निकल रहे थे, हाइड्रोजन गैस में। आग नहीं लगा, लेकिन लगता था आग लग जाएगा, हल्का हल्का हुआ, हल्का सा ज्वलन दिखाया, थोड़ी आग की लहरें आई, लेकिन छोटा, बहुत कम डालना है, ठंडा पानी है। इसीलिए कैसा पानी है भैया जी, ये ठंडा जल है। ये जल कैसा है, कोल्ड वाटर है। उसी कोल्ड वाटर में जब पोटेशियम डाला गया तो बच्चे इसमें धमाका हो गया। क्या हो गया, धमाका। अब देखिए, इससे मालूम चल गया वैज्ञानिकों को, ओहो, पोटेशियम को उसी जल में डाला है तो धमाका हो जा रहा है, और सोडियम डाला है तो सिर्फ नॉर्मल थोड़ी सी आग की लपट आ रही है, हल्का सा आग जल रहा है, लेकिन धमाका नहीं हो रहा है। इसमें ब्लास्ट हुआ। क्या हो गया, ब्लास्ट हुआ। मैं थोड़ा दिखा दूँ आपको, अगर मेरे पास है तो चेक कीजिएगा, ये वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको मिल जाएगा। देखिए पोटेशियम डाला जा रहा है उसमें, देखिए आग लगा ना, आग लग गया ना, देख लेना, कैमरा में रिकॉर्ड हो पा रहा है क्या, देखिए डाला गया। देखिए ये पोटेशियम है, सोडियम में बच्चे इतना आग नहीं लगेगा, क्यों, ठंडा पानी है। देखिए इसमें आग लग रहा है, देखिए पूरा। इसी में सोडियम होता है तो सोडियम में थोड़ी सी मतलब धुआं आता है, लेकिन उसमें आग नहीं लगता है। तो इससे ये क्लियर हो गया बच्चा जी कि दोनों में जीता कौन। दोनों ठंडे जल में अभिक्रिया करते हैं। ठंडे जल में कौन कौन धातु अभिक्रिया कर सकता है, तो सोडियम और पोटेशियम। लेकिन क्या देखा गया, क्या ऑब्जर्व किया गया कि जब पानी में सोडियम और पोटेशियम की अभिक्रिया कराया जाता है तो पोटेशियम सोडियम से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु पाया गया। इसने तुरंत उसमें विस्फोट दिखाया, तथा उत्पाद जो निकला, जो प्रोडक्ट निकला, वो क्षारीय प्राप्त हुआ। कैसा हुआ, क्षारीय। हाँ, ओके, आपको दिखा ना कि हाँ बहुत खतरनाक। तो देखो यहाँ पर एक लिख रहा हूँ, ये तो नहीं लिखना था आपको, ये देखिए, सोडियम जल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन को विस्थापित करता है और हाइड्रोजन में आग लग जाती है। सबसे बड़ा पॉइंट बच्चा जी, ये तो बहुत लोग कन्फ्यूज है कि आग किस में लगती है, तो सोडियम में आग पकड़ लिया, पोटेशियम में आग पकड़ लिया। आपको जो मैं दिखाया था उसमें सोडियम में आग नहीं लगी थी, पोटेशियम में आग नहीं लगा था, वो आग लगती है हाइड्रोजन गैस में। हाइड्रोजन आपको पढ़ाएगा, थोड़ा देर पहले पढ़ाया था जब मैं क्लोर क्षार प्रक्रिया पढ़ाया था, कि हाइड्रोजन बहुत, इसको रॉकेट में डाला जाता है, बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत इसमें तुरंत आग लगता है। तो अब आपको क्या करना होगा, ये सब चीज़ें पढ़ने होंगी आपको, वहाँ पर पढ़िएगा, इसमें अच्छे से सब दिया है अपने, आपको एनसीईआरटी भी आपको रीड करना है साथ साथ में। चलो।
ठीक है बालक जी। किस में आग लगती है? देखिए क्या होता है, सोडियम में जब जल डाला गया तो रिएक्शन करके, सोडियम जल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन को हटाता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और H2 में आग लग जाती है। ठीक है, H2 में आग पकड़ता है, न कि सोडियम और पोटेशियम में। क्लियर है कंसेप्ट? ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा पॉइंट है। सुंदर राइटिंग में नोट्स बनाइए और जाके गर्दा उड़ाइए। आपसे बेहतर कंटेंट किसी को जल्दी मिलेगा नहीं। चलें, वीडियो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास ताकि उनका भी। चलो, पोटेशियम में आग नहीं लगती है, पोटेशियम में आग नहीं लगती है, H2 में, हाइड्रोजन में आग लगती है। क्यों? क्योंकि देखिए मेटल, वाटर, ये लोग अभी क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। कैसे हाइड्रोजन गैस निकलता है? जैसे सोडियम जल से विक्रिया किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन निकला। और ये आग क्यों लगती है? क्योंकि इसमें बच्चे जी अब इस विक्रिया में होता है एक्जोथर्मिक, एक्जोथर्मिक हो, एंडोथर्मिक लिख दिए, एक्जोथर्मिक हो, यहाँ एक होना चाहिए एक्जो। ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी ये उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। कैसा होती है? उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। इसमें हीट निकलता है और इसी हीट के कारण बच्चे जी आग पकड़ लेता है सोडियम और पोटेशियम में। क्लियर है? सोडियम और हाइड्रोजन में आग पकड़ लेता है जब सोडियम और पोटेशियम का अभिक्रिया हम कराते हैं किसे? जल से। और ये अभिक्रिया क्या होती है? इसमें इस अभिक्रिया को उष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन करना। सोडियम हाइड्रोजन से जितने इसमें रिएक्शन होता है ना, सब लोग हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होते हैं और जितने लोग हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होंगे वो क्या करेंगे? अपने से कम रिएक्टिव वाले जो भी उनसे पाए जाएंगे उनको हटा दिया जाएगा। तो हाइड्रोजन सेल मजबूत हैं, हाइड्रोजन हटा देते हैं और हाइड्रोजन में आग पकड़ लेती है। एक बात क्या देखा ना, डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया को हमेशा क्या होती है? उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। विस्थापन अभिक्रिया हमेशा क्या होती है? इसको हम विस्थापन बोलते हैं हिंदी में। विस्थापन अभिक्रिया हमेशा क्या होती है? उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। ऑलवेज फॉर, याद रहेगा? याद रहेगा, याद से याद रहेगा। हाँ सर, याद से याद रहेगा। चलिए, अब क्या है? यह अभिक्रिया तब होती है जब मेटल हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई हाइड्रोजन से कमज़ोर है और रिएक्शन कर लेगा, नहीं नहीं नहीं, हाइड्रोजन से वो लोग कमज़ोर होने चाहिए, बड़ी मजबूत होने चाहिए। सॉरी, चले, धातु जल, धातु प्लस जल धातु ऑक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस यहाँ धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं। आपको यहाँ बताया कि जो धातु ऑक्साइड बनते हैं, जो मेटल के ऑक्साइड बनेंगे, वो जल में क्या होते हैं? डिजल्व होते हैं। जल में डिजल्व होते हैं, डिजॉल्व्स इन वाटर, यानी जल में घुलनशील होते हैं। जो भी मेटल का ऑक्साइड बनेगा वो जल में क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। क्या बातें क्लियर हो रहा है? आपने क्या सीखा? एक बार रिवाइज करा दें, एक बार रिवाइज करा दूँ? हाँ सर, आपने पढ़ा कि मेटल और जल में जब धातु और जल से अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस में आग पकड़ती है बच्चा जी अगर उससे अधिक अभिक्रियाशील है, जैसे सोडियम और पोटेशियम केस में हो रहा था। ये अभिक्रिया तब होती है जब सारे मेटल हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील हों। दूसरा चीज़ की ये अभिक्रिया जो होती है विस्थापन अभिक्रिया होती है, ये इसलिए इसे हम उष्माक्षेपीय अभिक्रिया को कहते हैं। और जो इसमें मेटल ऑक्साइड बनेगा, जो धातु ऑक्साइड बनेगा, वो जल में क्या हो जाएगा बच्चा जी? पूर्णतः घुल जाता है, यानी जल में घुलनशील ऑक्साइड बनता है। जैसे कि N2 नाइट्रोजन ऑक्साइड जल में घुलनशील क्या बनाया? क्षार बनाया। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जल में घुलनशील धातु के ऑक्साइड कौन कौन है? आपका हो गया MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। जल में घुलनशील धातु के ऑक्साइड हैं ये। और ये क्या बनाते हैं? जल में घुलनशील धातु ऑक्साइड हैं जो क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन, जो क्या बनाते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी? ये बनाते हैं हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड। नोट हो गया? नोट करते चलें, नोट करते चलें। सोल्यूबल इन यानी जल में घुलनशील, घुलनशील ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्लियर है? चलो, अब देखें धातु की अभिक्रिया जल के साथ। जब धातु की अभिक्रिया जल के साथ करते हैं तो धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करके रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील हैं, यानी जो डिजल्व इन वाटर हैं, जल में घुलकर धातु के हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं। ओ सर, कितना अच्छा कंसेप्ट है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। बच्चे मचा देते हैं, बहुत अच्छा लगता है इनको केमिस्ट्री। अब गर्दा उड़ेगा, अरे बाबू ये परीक्षा को थोड़ा सा माफ़ी कर दो हमको, हम बिल्कुल आपकी बात सुनने के लिए रेडी हैं। क्योंकि मैंने आपको ये कंसेप्ट संस्कृत में हमने क्या किया, बहुत अच्छा नाम लिया आपसे, आपने हमें बहुत प्यार दिया, क्योंकि जितना पढ़ाया उतना पेपर में आया। लेकिन कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में आपका गुस्सा रहा मेरे पर, रहेगा, जायज़ है। लेकिन आप कहीं थैंक यू भी इसलिए बोल पाते हो क्योंकि जितने कंटेंट पढ़ाए गए हैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाए जा रहे हैं। थोड़ा समय लग गया तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, इसको भी उतना ही बिजोर ले चलेंगे हम लोग। तुमसे कोई एसिड बेस सॉल्ट में कोई टीचर लोग भी आपसे उतना डिस्कस नहीं कर पाएंगे और तुम ध्यान से पढ़ जाते हो तो किसी से आपको, आपके स्कूल में टीचर आपसे नहीं बात कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग एक इंजीनियर हैं जो उनसे पढ़ते हैं। आप बहुत मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया उन्होंने,
उनका नोट्स है, उनका पढ़ने का अंदाज है, तो बिल्कुल आपको ये सब नहीं घबराना है इस पर। धातु जल में चलो ये बनाता है, और हाइड्रोजन में धातु ऑक्साइड जो होते हैं जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। तो NO2 ये क्या, जल में घुलनशील धातु ऑक्साइड क्या है बच्चे, क्षार होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखें रिएक्शन ऑफ मेटल विथ कोल्ड वाटर, ये तो कोल्ड वाटर करा दिया था ना, पोटेशियम और सोडियम को जैसे अभिक्रिया कराया, तो भाई पोटेशियम तथा सोडियम की अभिक्रिया तेज उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, जिसमें उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल जलने लगती है। कौन जलता है, हाइड्रोजन जलता है। क्लियर है, हाँ सर क्लियर हो गया, तो पढ़ाई दी है आप। चलो जैसे कि चलो पहला केस देखा गया, पहले पोटेशियम से अभिक्रिया करा गया, सोडियम से करा गया, इसमें बच्चा जी क्या निकला, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और जल बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और ये क्या उसमें अभी ऊर्जा है, ये कैसा उसमें ऊर्जा है, ये भी उसमें ऊर्जा है। लेकिन आपने पढ़ा कि जल के साथ, तो ये दोनों स्थान, ये पहला स्थान पाया, ये दूसरा स्थान पाया है। सोडियम पोटेशियम ऊपर आया, सोडियम उसके नीचे आया। अब जो बाकी एलिमेंट थे उसके नीचे, बाकी जो वैज्ञानिकों ने इनका जो सोर्स पता लगाया, अब कैल्शियम इसी को रखना था, इसके नीचे मैग्नीशियम को रखना था, कैसे पता चले, आपको तो नहीं पता है, हमको तो नहीं बताया गया, लेकिन हम लोग आज सीखेंगे इस चीज़ को, NCERT में नहीं दी गई है। और देखिए कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है, अगर जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे कैल्शियम की, चूना का देखना, चूना डाल के देखिए ना पानी में, देखना हल्का सा साउंड भी आता होगा थोड़ा बहुत, उसमें आपका देखना उसके नीचे गर्म हो जाता है। गिलास में चूना डाल के देखिए गर्म हो जाता है, क्या तो गर्म होता है यानी, लेकिन उसमें आग नहीं लगती, प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। वो आग लगाने के लिए उसमें भी गर्म होता है। आपका शीशा जो भी बीकर में आप रखेंगे चूना से, आपका वो जो भी जार हो गर्म हो जाएगा, लेकिन वो आग जलाने के लिए, प्रज्वलित करने के लिए उसमें जो उष्मा है, हाइड्रोजन जो है वो पर्याप्त नहीं है, उनके पास उतना कैपेसिटी नहीं है। चलो तो इनको क्या होता है, इसीलिए इनको तीसरा स्थान दिया गया। ये पहला स्थान पर ये दोनों आ गए, सोडियम पोटेशियम, उसके नीचे पोटेशियम सोडियम काना, पोटेशियम और सोडियम। दूसरे पर कौन है, तीसरे पर आया कैल्शियम। ठंडे जल के साथ धातु की अभिक्रिया में सबसे तीव्र अभिक्रिया किसकी थी, पोटेशियम की। उसके नीचे कौन था, सोडियम, लेस देन कैल्शियम। तीन लोग का पता चल गया, तीन लोग तो मिल गए हमको रिएक्शन में, नोट कीजिए जल्दी से। ठंडे जल में अभिक्रिया कराए तो आपको 3 रिएक्शन मिला, पहले मिला सोडियम पोटेशियम दूसरे पे मिला सोडियम, और तीसरे पे मिल गया कैल्शियम। सबसे अधिक किस में लगी थी, पोटेशियम में। सोडियम में थोड़ी थोड़ी आई थी, और कैल्शियम में सिर्फ हीट निकला, उष्मा निकला, आग नहीं लगा, क्योंकि उसके पास उतना उष्मा नहीं था कि वो हाइड्रोजन को जला पाए। चलो अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद हॉट वाटर। अब भाई तो हमको तो पता लग गया ना, हमको तो और मेटल चाहिए ना भाई, ये पूरी हमको सीरीज तैयार करनी है ना। तो ठंडा पानी से तो भाई क्या क्या मिल गया आपको, मिल गया ये 2-3 मिल गए। अब भाई गर्म पानी लेंगे, अब भाई गर्म, अब ठंडा से काम नहीं बनेगा। चलो गर्म पानी में देखते हैं क्या क्या होता है। तो गर्म पानी में जैसे भाई, और गर्म जैसे धातु की अभिक्रिया में मैग्नीशियम शीतल जल से अभिक्रिया नहीं करता, ये ठंडा जल से अभिक्रिया नहीं किया। कैल्शियम ने कर लिया, मैग्नीशियम नहीं किया। लेकिन जैसे गर्म पानी डाला गया बच्चा जी, ये अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न किया। ओहो सर जी क्लियर है, ओके सर जी क्लियर है। ठंडे से नहीं किया तो इसको हमने थोड़ा बना कि चलो ये उतना रिएक्शन नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे गर्म पानी से किया ये कर लिया। लेकिन गर्म में तो और को डालेंगे ना भाई, और सारे भी मेटल हैं इसके नीचे। चलो तो धातु गर्म वाटर से धातु ऑक्साइड बनाएंगे, और जैसे इसको यह बताया गया है। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया क्या है बच्चे, ये जल में घुलनशील है, यानी डिजल्व इन वाटर है ये। और ये क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड, MgO हाइड्रोक्साइड बना दिया, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ रिएक्टिविटी में अब हमको ऐसा मिल गया, अब हमको सूची ऐसे तैयार हो गया, पहले पोटेशियम, दूसरे पर सोडियम, तीसरे पर कैल्शियम, और गर्म पानी में मिल गया मैग्नीशियम। अब क्या तरीका अपनाया जाए, ठंडा पानी हो गया, गर्म पानी हो गया, तो 4 हमको तो एलिमेंट मिल गए हैं, 4 धातु मिल गए हैं। अब क्या होगा, अब क्या करना चाहिए आपको, तो वैज्ञानिकों ने किया, अब भाई आपको पकड़ना था, अब कौन आएगा, मैग्नीशियम तो काम हो गया। अब एल्युमिनियम, जिंक तथा आयरन, लोहा जैसी धातुओं को स्ट्रीम भाप से, गर्म पानी को और गर्म करोगे ना तो भाप निकलेगा, और भाप से रिएक्शन कराया गया, स्ट्रीम से रिएक्शन कराया गया, वाष्प से। तो वाष्प से जब अभिक्रिया कराया गया तो धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रदान होती करती है। जैसे कि एल्युमिनियम से ने ये निकाला, जिंक ने भी अभिक्रिया किया, और साथ में किसने अभिक्रिया किया, आयरन ने भी। तीनों लोगों ने रिएक्शन दिखाया। अब कैसे फैसला किया जाए कि भाई तू आगे निकला, ये नीचे है, ये नीचे है, इनमें से कौन मजबूत है, तीनों ने रिएक्शन दिखाया है। तो देखो इसको क्या किया गया, एक सेकेंड,
अब देखिए बच्चे यहाँ पर रिएक्शन तीनों दिखाए, लेकिन यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा था कि ये किसको ऑर्डर दिया जाए, ये मजबूत है कि ये मजबूत है, तीनों, लेकिन तीनों ने वाष्प से अभिक्रिया किया, तीनों ने स्ट्रीम से स्टीम होता है कि स्टीम होता है बच्चे जी, तो इसको वर्ड के देख लीजिए, स्टीम होता होगा शायद, ठीक है। तो अब देखिए चलो थोड़ा इसके पहले इतना हमने जितना पढ़ा अभी तक, हमको 4 मेटल मिल चुका है। कौन कौन से मिल गया है? नंबर 1 पोटेशियम, खतरनाक भैया जी, इनके आगे सोडियम जी आ गए, कान्हाकार, उसके मैग्नीशियम आए थे, और कैल्शियम भी आ चुके हैं। कान्हाकार मांगे, नहीं कैल्शियम तो नहीं था, कान्हाकार मांगे, कान्हा यहाँ था, कैल्शियम ऐसे था, कान्हा सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इतना मिल गया है। लेकिन अब हमको इसमें चेक करना था, तो इनको चेक करेंगे तो पहले से पहले कुछ क्वेश्चन का अभ्यास कर लिया जाए, फिर इनको चेक करते हैं। तो देखिए ये सीरीज हमको ऐसा आने वाला था, सोडियम पोटेशियम में ये आएगा ऐसा। चलो तो ये ऐसा अभी तक अनुमान मिला कि चलो जो अभिक्रिया हुआ, जो जिसमें विग्रस जो सबसे तेज दिखाया वो कौन था अपना, मोस्ट विग्रस सबसे खतरनाक कौन था? पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। इस पर बात होगा बच्चे जी, इस पर हम बात करेंगे, ये इनको ही ऑर्डर क्यों दिया गया। चले अब देखें एक क्वेश्चन आपसे कि एक धातु जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करने पर चमकदार सफ़ेद ज्वाला के साथ जलती है, जबकि ठंडे जल में डालने पर यह जल में सतह में तैरती है, जलती नहीं, सिर्फ उसमें तैरती है। तो क्या था? कैल्शियम था, ये जलता नहीं है, इस तैरेगा, इसको इस पर हाइड्रोजन गैस इस पर तैरेंगे, इसमें उतना हीट नहीं होता इनके पास कि इसको जला पाएँ। जिंक बच्चे जो होता है, जो उसका लाइट क्या होता है? ब्लू होता है, लाइट ब्लू होता है, नीला रंग का होता है। नोट, गर्म पानी की सतह पर तैरने वाली धातु मैग्नीशियम भी है, ये भी तैरती है, कैल्शियम भी तैरती है, मैग्नीशियम भी तैरती है। लेकिन यहाँ बोला गया था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करने पर चमकदार सफ़ेद ज्वाला के साथ जलती है, जबकि ठंडे में डालने पर नहीं। तो ये कैल्शियम है, क्या है? चलो हो गया, क्लियर है, क्लियर है। चलो अब देखिए मैग्नीशियम की उपस्थिति में मजबूत ताप पर यानी स्ट्रॉन्ग हीट पर एक चमकदार सफ़ेद लौह के साथ जलता है, यौगिक में और एक्स बनता है, तो यह यौगिक एक्स पानी में घुलकर अन्य यौगिक वाई बनाता है, वो क्या है? तो भाई देखिए जल में घुलेगा, तो जल में घुल के बच्चे अपने पास ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो यहाँ बी पे टिक इसलिए मारा गया है कि ये क्वेश्चन पहले से बना दिया गया था, आपको खुद से करना था, लेकिन चलिए अब पहले के नोट्स इसीलिए इसमें रेडी है ऑप्शन, अब हम इसको मिटा तो नहीं सकते हैं, ठीक है। चलो तो देखें यहाँ पर क्या है, एक्स जो बोला था कि मैग्नीशियम रिबन से अभिक्रिया करके चमकदार लौह बनाता है, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, एक्स क्या होगा? मैग्नीशियम होगा। और क्या बनाता है, कौन सा योग बनाता है जल में घुलने लगे? तो उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, अपने रिएक्शन थोड़ा सा पहले देखा भी था। चलो निम्नलिखित में ऑक्साइड में से गलत जोड़ा चुनिए, कौन सा गलत ऑक्साइड है? तो कहता है कि इनो जो है एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, यानी एक उदासीन ऑक्साइड है। Cl2O7 यानी अम्लीय ऑक्साइड है। MgO क्षारीय ऑक्साइड है, और P4O10 क्षारीय ऑक्साइड है। तो ये क्या है बच्चे? ये एक गलत जोड़ा है, P4 और O10 ये क्षारीय ऑक्साइड नहीं है। चलो इतना, ये NCERT पेज पर लिखा गया है, इसका हम प्रश्न आंसर कराएंगे, चिंता मत लीजिएगा। चलो उस पर कुछ प्रश्न करिए लेते हैं। कहता है कि ऐसी धातु का नाम बताएं जिसको हम लोग आसानी से, जो कमरे के ताप पर द्रव में होती है। तो ये तो मरकरी है, सवाल है, बच्चा इसको याद कर लिया है, याद हो गया उनको, याद नहीं किया, याद हो गया। कमरे के ताप पर चाकू से आसानी से काटने वाली धातु, अरे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। उष्मा के सबसे अच्छी चालक, अरे सिल्वर और कॉपर है। उष्मा के कुचालक मरकरी और पारा है। आघात बढ़ता का अर्थ बताइए, आघात बढ़ता का अर्थ बताइए। अरे मेलिबिलिटी क्या है? ऐसा गुण जिस धातु को पीट कर चादर के रूप में बदला जा सके। तन्य का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। धातु के पदार्थ तार में बदलने की, तार में खींचने की प्रवृत्ति जो क्षमता है डक्टिलिटी कहलाती है, तन्यता कहलाती है। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर क्यों रखते हैं? क्योंकि आपको पता है कि जो वायु में जाएगा तो वायु में उपस्थित नमी से रिएक्शन करके आग लग जाता है, उसमें आग लग रहा था, इसीलिए उसे हम लोग केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं।
चलो, रिएक्शन नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन एंड वाटर अधातु। तो यहाँ पर सवाल है आपका कि अधातु जो होते हैं उनकी अभिक्रिया हम करेंगे ऑक्सीजन और जल के साथ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और जल के साथ नॉन मेटल का अभिक्रिया करेंगे। तो देखो, नॉन मेटल जो होंगे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनेंगे। वहाँ धातु ऑक्साइड बन रहा था तो यहाँ अधातु ऑक्साइड बनेगा। जैसे C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड बना, S+O2 सल्फर डाइऑक्साइड बना। अधातु जल में अभिक्रिया, अधातु जल सामान्य में कोई अभिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि जितने नॉन मेटल होते हैं जल में क्या हाइड्रोजन को भी डिस्प्लेस करना है, तो हाइड्रोजन से मजबूत होते नहीं है, तो इसलिए वो अभिक्रिया नहीं करते हैं। सामान्यतः बोला गया है, ऐसा नहीं कि सब नहीं करेगा, सामान्यतः जनरली नहीं होता है, क्योंकि अधातु हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते हैं। तो सामान्यतः ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता होगा लेकिन नहीं, हम लोग सामान्यतः बोल रहे हैं, मैक्सिमम नहीं होता है। और धातु ऑक्साइड जल में अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। अम्ल वर्षा याद कीजिए, आपको पढ़ाया गया था वहाँ पर SO2 प्लस वाटर मिल के H2SO3 कार्बनिक अम्ल बनाता है। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? जल। ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और ये क्या हो गया? जल हो गया। और ये किसका फार्मूला हो गया? कार्बोनिक अम्ल का हो गया। चले, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वाटर से अभिक्रिया करके एसिड बनाते हैं। SO2 H2O H2SO3, यानी ये बना दिया क्या? सल्फ्यूरस अम्ल। SO3 मान लो सल्फर, और ये जल से अभिक्रिया की तो बना दिया सल्फ्यूरिक अम्ल बना दिया। SO2 + O2 SO3 बना दिया। SO3 + H2O बना दिया H2SO4। ठीक है, इसको दोबारा लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। चलिए, कुछ इम्पोर्टेंट बात, एकदम इम्पोर्टेंट बात है तो इम्पोर्टेंट ही है। बच्चा जी जाके देखिएगा, अब अपना NCERT पढ़िएगा, आपका एकदम मक्खन हो जाएगा। आपको पहले ही पढ़ के आ सकते हो, पहले ही पढ़ के तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पढ़ के देखिए। जितना आपको पढ़ाया गया सब इसमें दिया गया है। इसमें कुछ रिएक्शन आपको दे रहे हैं करने के लिए, पढ़ के देखिएगा, इनको रीड मारिएगा। अब इसको रीडिंग करने बैठेंगे तो बहुत फील आएगा वो कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे कंसेप्ट आपको दिए गए हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर, इसको हम ध्यान देंगे। थोड़ा सा महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अम्लीय और उदासीन दोनों होते हैं। तो उदासीन अम्लीय में कौन कौन आता है? CO2 SO2 NO2 इत्यादि, एक्सेट्रा हो गया इत्यादि। और अम्लीय उदासीन कौन कौन होते हैं? CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO NO। देखो इसमें SO2 है, यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर NO है। नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है ना, ये तो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, NO। और ये H2O, ये क्या है बच्चे? ये याद रखिए, CO NO और H2O ये क्या है? उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। इनके pH मान क्या होगा? 7 होगा शायद। उदासीन है तो 7 ही होगा, ये अम्लीय है तो 7 से कम होगा, है कि नहीं? चलो, अब आपको तो एक सीरीज मिल चुकी थी वहाँ तक। अभी बच्चे हमको पूरा सीरीज तैयार नहीं हुआ कि हमारा धातु का ऑर्डर किसको रखा जाए। ये बीच में कुछ आपको रिएक्शन पढ़ाया जा रहा है, रिएक्शन विथ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। अब क्या करना था हमको? तो भाई आवश्यकता है कि पूरा श्रेणी तैयार करना है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तनु अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया करना जरूरी क्यों पड़ा? क्योंकि बच्चा जी हम तो अब गेस नहीं कर पा रहे थे कि मेरा कौन सा रिएक्शन किसका स्थान आएगा, उसके आगे श्रेणी तैयार करनी थी। तो इसकी आवश्यकता हमारे आसपास जल की अभिक्रिया, हमारे पास जल से अभिक्रिया कराने पर अभिक्रिया क्या प्राप्त हुई थी? पोटेशियम मिल गया था, सोडियम उससे कम मिला, फिर उससे कम ये मिला, उससे कम ये मिल गया था। लेकिन हमको और चाहिए, हमको तो भाई अभी पता करना था कि एल्युमिनियम, तो जो एल्युमिनियम है इसमें से सच में कौन ज़्यादा अच्छा है। हम तो गेस नहीं कर पा रहे थे। मैंने आपको जो सीरीज बताया यहाँ पर, कहाँ लिखा था? हाँ, देख, ठंडे जल में कौन दिखाया? ये सबसे खतरनाक। उसके बाद क्या था? सोडियम। फिर ठंडे जल में ही हल्का सा कैल्शियम ने दिखाया। ठीक, अब तो बाकी कोई मेटल नहीं कर रहे थे तो इनका स्थान ऐसे दे दिया गया था। अब उसके बाद हमारे पास आगे कौन? गर्म पानी जैसे कि, तो मैग्नीशियम ने अपना कमाल दिखाया, तो ये मालूम चल गया। अब इसके आगे हमको नहीं पता चल रहा कि अब कौन मेटल होगा, लेकिन हमने भाप दिया। भाप में 3 रिएक्शन किए थे, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, सब लोग हैं वहाँ पर। लेकिन भाई जी इनमें तो हम लोग को अभी क्लियर करना है, मैग्नीशियम सॉरी ये नहीं, यहीं तक क्लियर है। अब इन लोग को पता करना है इसमें से कौन कौन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अब? तो आपने नोट किया? हाँ, चलो। तो तनु अम्ल से अभिक्रिया करने के साथ समान समय गति, और धातु अम्ल के साथ समान गति की अभिक्रिया नहीं करती हैं। इसमें कुछ मूवमेंट अलग पाया गया। दोनों अम्ल के साथ अभिक्रिया न पर समय गति एक जैसी नहीं थी, किसी का गति थोड़ी ज़्यादा था, किसी कम था। तो जब मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन और लेड, कपर ये सबको अभिक्रिया कराया गया तनु अम्ल से, तो हाइड्रोजन के बुलबुले बनने शुरू हो गए। और उसका बनने के दर ऐसे था, हमने 10 सेकंड के लिए, 0 से लेकर 30 सेकंड के लिए ऑब्जर्व किया।
0 से लेकर 30 सेकंड किया तो हमने देखा कि मैग्नीशियम में बहुत ऑक्सीजन का बुलबुला था, बहुत ज़्यादा बुलबुले थे, ज़्यादा कितना बुलबुला दिखाया बना के, ये बच्चे को बना के दिखाया। साइंटिस्ट ने ऐसे ही यूज किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो उनका डेटा है। आपको बच्चा जी एडवांस पढ़ाया जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ ऊपर यूट्यूब पर जाके देख लीजिएगा, सिर्फ फिक्स वाला को छोड़कर आपको ऐसा इतना अच्छा से कोई नहीं पढ़ाया होगा। वहाँ से बस वही कहना कार्बन नाइट्रोजन पढ़ाई, उसे कोई ट्रिक निमोनिक बना के पढ़ा दिया गया, वो बात अलग है। लेकिन इतना रीजन ही क्यों ऐसा आया, ये आपके पास कंटेंट है, आप लोग स्मार्ट हैं। परीक्षा में क्या पूछेगा उसके लिए सर जी हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको ही पता है क्या पूछेगा, बिल्कुल न डरिए, बिल्कुल नहीं डरना है। लेकिन आप नॉलेज यहाँ से लेकर जाइए अगले क्लास के लिए। मैग्नीशियम में ज़्यादा देखा गया, उससे कम देखा गया बुलबुला हाइड्रोजन किसमें थे, एल्युमिनियम में। इसमें भी हाइड्रोजन के बुलबुले थे। हाइड्रोजन के बुलबुले से मतलब चल रहा है कि ये लोग हाइड्रोजन को डिस्प्लेसमेंट किए हैं। कौन कौन, मैग्नीशियम ने किया, एल्युमिनियम ने किया, जिंक ने किया, ये लोग लेड तक, यहाँ तक ने हाइड्रोजन को बुलबुला दिखाया। इनमें बुलबुला नहीं है, देखिए खाली है। ये जितना एसिड जितना लिया गया था उनका लिक्विड उसी फॉर्म में है। तो अब ये रहा सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बुलबुला इसमें। उसके बाद इसमें वैज्ञानिक ने इसे एक और तरीके से देखा, इसमें थर्मामीटर डाला, थर्मामीटर, तो इसमें हीट ज़्यादा था क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो इसमें ज़्यादा गर्मी था। इसमें टेम्परेचर कम था, इससे कम इसमें टेम्परेचर था, इससे भी कम टेम्परेचर इसमें था, इसका तापमान इससे भी कम था। तो दो तरीके से उन्होंने देखा, एक तो हाइड्रोजन के बुलबुले की संख्या से, और उसके ये बना लीजिए, ये तीनों ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। यहाँ कोई हाइड्रोजन गैस के बुलबुले नहीं थे, यहाँ H2 गैस के कोई बुलबुला नहीं दिखाई दिया। इसका मतलब है कि नो रिएक्शन, ये लोग रिएक्शन नहीं करते हैं तनु अम्ल से। चलो दूसरा तरीका भी लिख दिया हूँ कि थर्मामीटर लग देगा, सबसे ज़्यादा उसमें किसे मिला, मैग्नीशियम में, तथा सबसे कम मिला लेड में। सबसे अधिक इसमें उसमें मिला, सबसे कम इसमें मिला, ठीक है, यही ऑर्डर रहा। तो अब आपको कैसा, देखो इसको नोट हो गया, एक बार फिर से दिखाता हूँ, जल्दी से एक बार मिला लें प्यारे बालक जी। नोट्स आपका है, सुंदर राइटिंग बनाइए, खूब अच्छे शब्दों में लिखिए, रिवीजन कीजिए, धुआं छोड़ा देना है। केमिस्ट्री में आपका डर निकाल देंगे हम। बोल रहे थे थोड़ा लेट हैं, शुरू से बोलते रहा हूँ कि लेट हूँ, लेकिन अब बोलूँगा कि लेट नहीं हूँ, आप लेट हो। अब तुम जल्दी जल्दी पढ़ो, आप लेक्चर जल्दी देखिए, नोट्स बनाइए जल्दी जल्दी। तो ये रिएक्शन मिल गया, ओहो, ठंडे जल में ये दोनों मिले थे, और ये मिल गया था, गर्म पानी में ये मिल गया, और लेकिन ये क्लियर नहीं हो रहा था हमसे, तो हमने क्या किया, इन सबको डाला किसमें, तनु अम्ल में, तो ये मिल गया मेरे को। ये ज़्यादा बुलबुला दिखाया, इसमें कम था, इससे में कम था, सबसे कम इसमें मिला, तो ये सूची तैयार हो गई। यदि तनु नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया होती तो क्या होता, तो भाई अगर तनु अम्ल से, जैसे कि मेटल और डाइल्यूट, तनु मतलब डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगा, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि धातु जो होते हैं तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते होगी, क्योंकि मैग्नीज और मैग्नीशियम के अलावा अभिक्रिया नहीं होगी। इसमें जो भी रिएक्शन होगा उसमें मैग्नीज कर सकता है और मैग्नीशियम कर सकता है, इसके अलावा कोई अभिक्रिया इसमें नहीं होगी इनसे, तनु नाइट्रिक अम्ल से। क्लियर है? चलो, क्यों सर, क्यों नाइट्रिक अम्ल से? क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी बहुत प्रबल ऑक्सीकारक है, ये एजेंट है जो खुद उसको रिड्यूस कर देता है, इसीलिए रिएक्शन नहीं दिखाता है। और खुद इसमें अगर जल को हटा के खुद जल बनाता है, और HNO3 खुद को रिड्यूस मतलब अपने को कम कर लेता है, जैसे NO2 और N2O में किसे बदल लेता है, NO बदल लेता है NO2 में, खुद को अपने आप को रिड्यूस करके ये मेटल तैयार कर लेता है। धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण गैस और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा, इससे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा सर? आपने पढ़ा था कि अम्ल और क्षार मिलकर अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं बनाएंगे, इस केस में नहीं। अपवाद है, कौन बना लेगा? मैग्नीशियम अगर मेटल होगा तो बना लेगा, मैग्नीज होगा तो बना लेगा, ये Mg और Mn ये दोनों कर सकते हैं काम, बाकी लोग से नहीं होंगे। बाकी कोई मेटल होगा तो वो लवण और जल नहीं बनाएंगे। अब बात करते हैं एक्वा रेजिया का। ये अम्ल राज क्या है भैया जी? एक्वा रेजिया से क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, MCQ में, बिल्कुल उड़ा के आना है आपको। हम कहाँ चले गए, कहाँ एक्वा रेजिया? तो एक्वा रेजिया अपने बुक से भी लिख लीजिए, इसको यही पॉइंट पूरा लिख लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? एक्वा रेजिया पर छाप लीजिए, पूरा छाप लीजिए। आपको याद रखना कि इसमें 3:1 अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। देखिए इसमें HCl का 3 और नाइट्रिक अम्ल का HNO3 का 1 अनुपात होता है, ये याद रखना है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो भाई नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 और 1 नाइट्रिक अम्ल का अनुपात से मिला कर तैयार किया है। और सोनार लोग भाई, सोनार भैया लोग इसी से काम चला लेते हैं अपन रोजी रोटी। कभी आपकी माँ बहन, हम चाहे हम दीदी लोग, हम लोग जाते हैं सोने के कोई ज्वेलर को साफ़ कराने, तो साफ़ नहीं होता है,
उसका लेयर और उतार लेते हैं, चौड़ी कर लेते हैं, जिसके भी यही अम्ल है, यही एक उनके पास एक्वारेजिया है जिसको हम लोग किंग वाटर बोलते हैं। इसमें वो लोग डालते हैं सोना को, ये चांदी को, उसका पूरा लेयर थोड़ा उसमें गल जाता है, उसका ऊपर लेयर गल के उसी में रहता है। अब चमकता है, ऊपर का लेयर कट गया तो बाकी चमकता देते हैं, तो घर वाले खुश, बहुत क्या लाइट है, क्या चमक है। लेकिन ये नहीं जानते कि आपका सोना कम हो गया, आपका वेट कम हो गया। अब बाद में वो लोग उसमें के जो है उसमें से निकाल के सोना अपने काम कमा लेते हैं। तो कभी सोना साफ़ करने मत जाइए, घर पे ही से उसको कुछ अपने तरीके से साफ़ कर लीजिए, नहीं तो वहाँ तो साफ़ तो हो जाएगा, आपका वजन भी कुछ समय से साफ़ हो जाता है, वजन करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसी को यहाँ एक्वारेजिया को यहाँ लिखा गया है, एनसीईआरटी से ही लिखा गया है, तो आप एनसीईआरटी से ही लिख लें, अच्छा रहेगा। चलें, अब कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट आपको दिया जाएगा, सर है तो बिल्कुल मिलेगा। जैसे आपको मैं कहा कि HCl एंड हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल, ठीक, ये आपस में देकर क्या बनते हैं, NaCl NOCl, NOCl और +2H2O और 2 क्लोरीन, ऐसा बना ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट। ये बचा जी जो इसमें क्लोरीन है ना, क्लोरीन इसमें का एक्स्ट्रा कंटेंट मतलब एक्स्ट्रा, किसी को नहीं पता होगा, इसको नेसेंट क्लोरीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्योंकि यहाँ G नहीं है, 2 नहीं है कि क्लोरीन गैस कहोगे, सिर्फ Cl है, सिर्फ क्लोरीन है, तो इसको बोला जाता है नेसेंट क्लोरीन। क्या बोला जाता है, नेसेंट क्लोरीन। और यही नेसेंट क्लोरीन क्या करता है बच्चा जी, AU को और प्लेटिनियम से भी रिएक्शन करता है। यही कारण है कि उसका 3:1 में आपने पढ़ा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 और नाइट्रिक अम्ल 1 अनुपात में दिया गया था आपको, ठीक है। सर क्या कंटेंट मिला, नेसेंट क्लोरीन का कमाल है कि ऐसे आपका सोनार जी सोना खा जाते हैं, आपके निकाल लेते हैं, हम लोग को पता नहीं चलता है, चमक गया, हम लोग खुश हो गए जाते हैं। रिएक्शन विथ मेटल विद सॉल्यूशन अदर मेटल्स। अब हमें पता नहीं था कि कॉपर का स्थान क्या होगा, बाकी तो मिल गया, ये लोग का स्थान नहीं पता है। तो कॉपर क्लोराइड के साथ और लेड की अभिक्रिया कराई जाती है, तो कॉपर क्लोराइड के नीला रंग का विलयन में और लेड धातु की एक पट्टी डाल दी जाती है, तो लेड क्लोराइड बनने के कारण विलयन रंगहीन हो जाता है, कलरलेस होता है। तो इससे मालूम चल गया कि भाई हमारा लेड जो है कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया करके ऐसा बनाया और कलरलेस बनाया, क्या बनाया, CuS, यानी कॉपर सॉलिड, Cu है तो कॉपर अलग होगा, या CuS ऐसा लिखना है आपको, कॉपर, आप समझ पा रहे, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, कॉपर S, ठीक है, कॉपर सॉलिड था। हेंस रिएक्टिविटी ऑफ Pb और कॉपर, यानी इसका मतलब चला कि Pb ने, देखो यहाँ पर क्या किया है, इन सभी क्रिया क्या रहा था, Pb ने कॉपर को हटा दिया और PbCl2 बना लिया, क्लोरीन का हमारा थप्पड़ है, हट भाई कॉपर जी हटो, यहाँ पर लेड ने कॉपर को मारा थप्पड़ और कॉपर गए थप्पड़ खा के घूमने मेला, जाओ मेला घूमो, दशहरा देखो, और क्लोरीन को Pb भैया ले लिए, वाह, इसका मतलब तुमसे बढ़िया तब थप्पड़ मार के भगा स्कूल में, हट भाई यहाँ से, हटा कि नहीं हटा, ये मालूम चल गया हमको कि भाई ये तो आपकी सीरीज तैयार हो रही है बच्चे जी, ज़बरदस्त। सर इतना समय क्यों लिया गया, अरे नॉलेज के लिए बच्चों जी, रटवाना होता है, नहीं रटवा दिए होते NCERT। चलो, कॉपर क्लोराइड कैसा होता है, नीला हरा विलयन होता है, ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन होता है, और PbCl2 बच्चा जी कलरलेस होता है, याद रखना, ये सब रंग आपको याद रखना पड़ेगा, जब पूछे तो नाक नहीं फुला लेना है। केमिस्ट्री वैसे भी टफ हो जाती है और तुम ध्यान से नहीं पढ़ेगा तो, ऐसे फिजिक्स भी कम नहीं है, बायो भी कम नहीं है, बायो में तो अच्छे लोग रोते हैं। आपको बायोलॉजी फेवरेट इसलिए हो गया ना कि आप लोगों को सारे साइंस फेवरेट इसलिए लग रहे हैं कि आपको धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है, नहीं तो जाकर देखो दूसरे कोचिंग वाला सब रिवीजन बैच ला दिया है, मॉडल सेट ला दिया है, अभी हम लोग आराम से पढ़िए रहे हैं, जबकि हम लोग भी एकदम टाइम पर सिलेबस अपना शुरू किए थे। चलो, अब सिल्वर और कॉपर नाइट्रेट का विलयन लिए गए, तो यहाँ पर नो रिएक्शन देखा गया, यहाँ भी नो रिएक्शन देखा गया। तो रिएक्शन ऑफ कॉपर विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन विलयन से अभिक्रिया कराया गया, तो क्या हुआ देखते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट विलयन के एक साथ कॉपर की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के रंगहीन विलयन के कॉपर में डालते हैं, तो कॉपर नाइट्रेट बनने के कारण विलयन नीला होने लगता है। विलयन क्या होता है, नीला होने लगता है कॉपर, और इससे मैं लगे ये क्या था बच्चे, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट क्या है, कलरलेस होता है, लेकिन कॉपर नाइट्रेट क्या है बच्चे जी, और ये बना, ठीक है। हेंस रिएक्टिविटी अब हमको मिल गया कि भाई कॉपर जो है सिल्वर से अधिक है और Ag जो है AU से अधिक है। अब कुछ यहाँ नाम लिख दिया, हमको याद रखिएगा कि Ag जो होता है बच्चे टार्निश हो जाता है उसमें से, जो यहाँ पर Ag था इस अभिक्रिया में Ag टार्निश होता है। अब और जबकि AU टार्निश नहीं होता है, उसका कलर नहीं बदलता है, तो इससे हमको मालूम चल रहा है कि बच्चे जी अपना रिएक्शन है कान्हा कार मांगे अल्टो जैन फराडी, और ये टार्निश नहीं हो रहा था AU लास्ट में, तो इसको अलग रखेंगे, Ag उससे अधिक था
अब अतः हमें अंततः एक सीरीज मिल गया जिसका हमें कब से इंतजार था कि सर कैसे याद रखना है। कान्हा कैसे ना सोडियम ना सोडियम, पहले सिंबल तो याद करना बच्चे, बहुत लोग सिंबल याद नहीं, क्या किया जाए। अरे ऑफलाइन बच्चे जैसे कि आपको सिंबल याद नहीं है, क्लास 9th में कहाँ थे आप, नहीं पढ़े, अरे अभी तो याद कर लो भैया जी। ये इतिहास बहुत थोड़ी ना कि पढ़ के तुम निकल जाओगे, नहीं ये बच्चे आपको साइंस नहीं आएगा, फिर बाद में आपको जब आर्ट्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। और क्या फ़ायदा जब हम लोग इतना मेहनत के बाद भी आपको आर्ट्स पढ़ना पड़ गया, क्या कहें। ऐसे बुरा विषय नहीं है, लेकिन फिर भी आप ज़्यादा पढ़ते हो कोचिंग में साइंस और मैथ, फिर आपको आर्ट्स में जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं या तो हम लोग असफल हो गए पढ़ाने में। चलो, तो अब आपका लेक्चर समाप्ति होने वाला है, टेंशन न लो। एक धातु जो है सल्फेट नमक के घोल में साथ अभिक्रिया करके इलाज करने के पर नीले रंग का हरे रंग में बदल जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल का है और बड़ा दिख रहा है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का है, तो ये बच्चों खेल नहीं है, लेकिन ट्राई कर लें। आंसर तो आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, एक बार खुद से जो ट्राई कीजिएगा। और एक क्वेश्चन और करके जाइए। कॉपर सल्फेट बच्चे जी ब्लू लाइट होता है, फेरस सल्फेट क्या होता है, ग्रीन होता है, हरा होता है। जब किसी धातु में तनु विलयंस मिलाता है तो गैस, उसमें से गैस निकलता है, गैस इवॉल्व नहीं होता होगा। वह धातु क्या है, कौन सी धातु जो, अरे भाई जब उसमें हम HCl मिलाएंगे तो HCl से कभी क्रिया कौन नहीं किया था, तो यही नहीं किया था, क्योंकि HCl में क्या है बच्चा जी, क्लोरीन है, क्लोरीन से कम पड़ेगा, तो यही पड़ा था। चलो यहाँ तक लेक्चर 3 अब आएगा इसके आगे। लेकिन बच्चा जी मैं आपको ये यूट्यूब को बनाने जा रहा हूँ ऐप जैसा, तो क्या होगा आज, अब देखिए इस चैप्टर को जितना आपने पढ़ा इस पर आधारित कुछ हम जा रहे एक छोटा सा वीडियो डालेंगे, इसी प्ले लिस्ट में डालेंगे। केमिस्ट्री के ही प्ले लिस्ट में एक वीडियो डाला जाएगा जिसमें आपसे क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन दे देंगे, उसका सॉल्यूशन आप लोग करके रखिएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, लव यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।